बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने आरएनए को पढ़ा। आरएनए में हमने जहां उसका स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमें मालूम हुआ कि आरएनए भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना हुआ है, लेकिन इसके न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ बेसिक डिफरेंस है, जिनमें से पहला डिफरेंस आता है इसकी शुगर का। आरएनए की जो शुगर है इसे आप राइबोस शुगर बोलते हो। राइबोस शुगर जो है इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें ये जो 5 कार्बन शुगर है इसके कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जबकि डीएनए के कार्बन नंबर 2 पे आप देखते हो हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन रिमूव होता है, इसलिए वहां हमने उसे डीऑक्सीराइबोस कहा था, यहां हम इसे राइबोस कह रहे हैं। फॉस्फोरिक एसिड हमने पढ़ा, सेम ही है, ठीक है। बेसिस में हमने दूसरा डिफरेंस देखा था कि आपके पास डीएनए और आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें राइबोस शुगर के बाद दूसरा फर्क आ रहा था नाइट्रोजनस बेसिस में। आपके पास 3 बेसिस साइटोसिन, गवानीन और एडेनिन, ये दोनों में सेम होते हैं। जहां डीएनए में थायमीन थी उसकी जगह आपके पास आरएनए में यूरासिल आ जाती है। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब जिस तरह की नाइट्रोजनस बेस होगी उसी तरह का न्यूक्लियोटाइड होगा, तो 4 नाइट्रोजनस बेस की वजह से आप देखते हो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जब ये अरेंज होते हैं और अरेंज होकर सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं तो आपके पास आरएनए बनता है। अब आरएनए हमने देखा था आगे से 3 तरह का था। पहला आपके पास मैसेंजर आरएनए था जो डायरेक्ट डीएनए से बन रहा है, तीनों ही डीएनए से बनते हैं, लेकिन ये वो आरएनए है जिसने डीएनए के ऊपर जो मैसेज है ना, इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर जाना है राइबोसोम के पास। इसे हमने कहा था मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं उनमें से एक ही स्ट्रैंड यूज होता है जब आप मैसेंजर आरएनए बना रहे होते हो, बाकी आरएनए भी ऐसे ही हैं। सेकंड कैटेगरी थी आपके पास ट्रांसफर आरएनए। मैं चाहता हूं आप जरा स्लाइड पे आओ। स्लाइड पे हम एक दफा से इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज करके फिर इस पे आते हैं। जब हम स्लाइड पे आते हैं तो एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके थे कि वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, आप बात जगहों पे देखते हो आपको उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड रीजन नजर आ रहे होते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि एक ही स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजनस बेस है बाज औकात तो एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि कंप्लीमेंट्री बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हमने इन रीजन को कहा था ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रीजन है। इसी वजह से आप देखते हो कि आपको बाज औकात वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसके स्ट्रक्चर्स में लूप्स नजर आते हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यही ट्रांसफर आरएनए है, जिसमें आप देखते हो तो आपको पता लगता है इसके अंदर 3 तरह के लूप्स हैं जो आगे से डिफरेंट काम करते हैं। पहला लूप था एंटीकोडॉन लूप। इसने क्या किया था, ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच किया था, बाइंड किया था। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रांसफर आरएनए वो मॉलिक्यूल होता है जो राइबोसोम्स के ऊपर अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है, और किसके अकॉर्डिंग लेकर आता है, मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग। मैसेंजर आरएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था जिसे हमने कोडॉन कहा था, और ट्रांसफर आरएनए के पास उसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है जिसे आप एंटीकोडॉन कह रहे हो। ठीक हो गया। दूसरा लूप था डी लूप। डी लूप क्या कर रहा था, ये आपके पास उस एंजाइम को अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जो अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करता है, ये असल में डी लूप होता है जो आपके पास इस रिएक्शन को, इस एंजाइम को असल में अटैच करने में मदद देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए बाय द करेक्ट एंजाइम। जो करेक्ट एंजाइम है वो रेलेवेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ जब अटैच होता है तो डी लूप की वजह से हो रहा होता है। थर्ड आपके पास टी लूप था। टी लूप जो था वो आपके पास ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम के ऊपर एग्जैक्ट जगह पे पोजीशन करता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ट्रांसफर आरएनए ने राइबोसोम के ऊपर पोजीशन करना है तो उसकी भी एक जगह स्पेसिफिक होती है। तो ये आपके पास 3 लूप्स थे। ये पोजीशनिंग करवाएगा राइबोसोम पे, इसने यहां पे आने वाले अमाइनो एसिड के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो अमाइनो एसिड को अटैच करवाएगा, डी लूप ने उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करनी है। और आपके पास तीसरा एंटीकोडॉन। अब आते हैं सिमुलेशन पे। सिमुलेशन को हम इन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि आपके पास सेल में ये स्ट्रक्चर किस तरह का जाता है। ये देखो, ये आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है सिंगल स्ट्रैंडेड ही। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 ही एंड्स हैं, यानी कि एक चेन है जिसके 2 एंड्स हैं। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया,
जिसमें आप देख रहे हो एंटीकोडॉन लूप है, डी आर्म है जिसको डी लूप कह रहे हैं, और टी आर्म है। ये देखो, ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने अपनी बुक की डायग्राम में देखा। इस तरह से उसके 3 लूप्स जो हैं वो प्रोमिनेंट किए हुए हैं। थर्ड आपके पास राइबोसोमल आरएनए है। ये लो, कल ये बात मैं बता चुका हूं कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये असल में प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम बना रहे हैं। और वो जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहे होते हैं तो असल में वो क्या कर रहे होते हैं, वो 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। ये काम भी असल में उन राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए कर रहा होता है। तो ये आपके पास इन तीनों डिफरेंट आरएनए की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट थी जो हमने 3D एनिमेशन के थ्रू देखी। ये देखो, आरएनए के 2 सब यूनिट्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों में ही आप देख रहे हो राइबोसोमल आरएनए है, और दूसरी चीज इनके पास प्रोटीन है। लास्ट पे हमारी स्लाइड जो है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रह गई है जिसे आज हम कवर करेंगे। स्लाइड पे आते हैं और अपने आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जी कि आपके पास सेल के पास 45 तरह के डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन हमने लेक्चर के शुरू में नहीं पढ़ा था कल कि असल में जो टोटल अमाइनो एसिड प्रोटीन बना रहे हैं मोस्टली वो 20 टाइप्स के। लेकिन आपके पास जो ट्रांसफर आरएनए इन 20 अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेकर जा रहे हैं वो कितने हैं, वो 45 हैं। तो ये फर्क क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक ही ट्रांसफर आरएनए होता है और सिंपली 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं है, डबल से भी कुछ ट्रांसफर आरएनए की तादाद ज्यादा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हम चैप्टर 14 में जहां पे क्रोमोसोम डीएनए पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको इस चीज की ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी मेरा काम आपके जहनों में क्वेश्चन रेज करना था ताकि आप क्यूरियोसिटी में उस चीज को खुद सर्च करके पढ़ने की कोशिश करो। कहता है कि हर ट्रांसफर आरएनए जो है ना ये किसी एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अमाइनो एसिड किसी भी ट्रांसफर आरएनए के साथ जाके बाइंड कर जाए और ये उसको राइबोसोम तक ट्रांसफर करता है जहां पे प्रोटीन्स बनती हैं। ये देखो, कल एक पॉइंट रेस किया और आज दोबारा भी कि वो जो टी लूप है ना वो क्या कर रहा है, वो टी लूप असल में ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम पर एक खास जगह पे प्लेस करवा रहे हैं। तो ये देखो, ये आपके पास मैंने सिंप्लीफाई करके यहां पे वो आइडिया दे दिया। ये चीज हमने आगे पढ़नी है डिटेल में। ये देख रहे हो आपके पास ऑलमोस्ट 3 जगह हैं, जरा गौर से देखो आपके पास क्या हुआ। ये देखो, ये 2 अमाइनो एसिड है, स्टॉप करें। ये अमाइनो एसिड इसके साथ था ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अपना अमाइनो एसिड ट्रांसफर करता है और खुद एम्प्टी होकर निकलता जा रहा है, और नया ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है देखो इसी पोर्शन में आ रहा है, कहीं मिड में या एंड पे नहीं जा रहा। ये जो स्टार्ट वाला पॉइंट है यहीं पे आता है। ये काम है किसका, टी लूप का। ठीक हुआ, ये नहीं जी, ये वो हमारे एसएलओज हैं जिनको हमने कवर किया है, जिनके अकॉर्डिंग आरएनए का जनरल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और इसकी जो डिफरेंट 3 टाइप्स हैं उनके फंक्शन और रोल को हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये नॉलेज था जिसमें हमने डीएनए से रिलेटेड और आरएनए से रिलेटेड मल्टीपल एसएलओस को कवर किया है। और एसएलओ बेस एग्जाम के लिए इसमें से कई तरह के क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं जिनमें आपके पास एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों की अवेलेबिलिटी है। इसके साथ अटैच वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।